प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पद सफलता के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। मैं NK यादव पद सफलता से बात कर रहे थे हम लोग भक्तिकाल के बाद रीतिकाल का एक बार संक्षिप्त में परिचय व्हाइट बोर्ड के साथ। रीतिकाल पे जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा को पृष्ठभूमि के रूप में आपको देखना है। फिर यहाँ पे आगे बढ़े। रीतिकाल की पृष्ठभूमि में भिखारी दास का एक कथन है, आचार्य रहे हैं भिखारी दास, काव्य निर्णय उनकी रचना है। आगे के सुकवि रीझे हैं तो कविताई, न तो राधा कनाई के सुमिरन को बहाना है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी आप लोगों के लिए कई सैद्धांतिक सवाल करते समय। रीतिकाल के साहित्य को दरबारी संस्कृति का काव्य कहा जाएगा। जब दरबारी संस्कृति की बात आएगी तो आपको रीतिकाल की दो उपधाराएं रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध के संदर्भ में प्रश्न की व्याख्या देखनी है। नामकरण की बारी आई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण दिया। श्रृंगार काल नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अलंकृत काल या अलंकार काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया नामकरण है। और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा दिया गया नामकरण है। रीतिकाल में रीति शब्द को लेकर जब व्याख्या होगी आपको यहाँ पे सैद्धांतिक सवालों में परिभाषा चिंतामणि, देव, मतीराम या भूषण जैसे विद्वान जो भी रीति की परिभाषा देती हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे बात आई कि लक्षण ग्रंथ रीतिकाल में क्या रहे। संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रभावित लक्षण ग्रंथ परंपरा हुई। लक्षण ग्रंथ का मतलब परिभाषा और उदाहरण स्वरूप रचना करना। परिभाषा के लिए दोहा छंद प्रयुक्त हुआ और उदाहरण के लिए कवित्त सवैया छंदों का प्रयोग किया गया। इस तरह के ग्रंथों के कुछ आधार ग्रंथ रहे जिसमें मम्मट का काव्य प्रकाश, भानुदत्त की रसमंजरी, अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद रचना और जयदेव के चंद्रक लोक रचना को लिया जा सकता है। अब जब रीतिकाल के रचनाकारों के व्यक्तित्व की बात आई तो कुछ लोग उन्हें आचार्य कहते हैं, कुछ लोग आचार्य कवि कहते हैं और अंत में सर्वसम्मति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका कवि कर्म ही प्रमुख था इसलिए इन्हें कवि कहा जाए। ये सैद्धांतिक सवाल के रूप में पूछा जाता है। आचार्य संस्कृत विद्वान जो मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे, संस्कृत के काव्यशास्त्र का अनुसरण करते हुए परिभाषा यानी आचार्य व्यक्ति के रूप में और उदाहरण कवि व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने रचनाएं की, इसलिए आचार्य कवि कहा जाए। रामचंद्र शुक्ल इन्हें मूलतः कवि कहते हैं। ये भी एक नेट का सैद्धांतिक सवाल जो आपसे पूछा जाता है। फिर यहाँ पे जब हम लोग आए रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, एक और वर्गीकरण करने से लगभग समग्र साहित्य को इस रीति नामकरण में समेटा जा सकता है। तो चौथे उपविभाजन में रीति इतर साहित्य, रीति के अलावा जो साहित्य रहा उसमें वीर रस में भूषण और नीति परक में गिरधर, कविराय, वृंद वगैरह रचनाकारों को आप लोग ले सकते हैं। फिर सैद्धांतिक सवालों में रीतिबद्ध रचनाकार कौन? बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों। लक्षण ग्रंथ रचना की और उनकी प्रसिद्धि का कारण भी हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथ ही रहा हो। केशव प्रवर्तक आचार्य हैं। परंपरा चिंतामणि से शुरू होती है। चिंतामणि की कविकुल कल्पत्रु फेमस रचना है। रसविलास उनकी प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। मतीराम की रसराज, इसी परंपरा में अंत में जाके ग्वाल का रसरंग। इस तरह से आपको रचनाकार याद रखने हैं। इन ग्रंथों के रचनाकार का सवाल भी आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। फिर इनके प्रभाव की बात हम लोग विस्तृत अध्ययन करते समय करेंगे। रीतिसिद्ध कवि के रूप में बिहारी रीतिसिद्ध एक ऐसा रचनाकार वर्ग है जो लक्षण ग्रंथों की जानकारी तो रखता है लेकिन लक्षण ग्रंथ के रूप में यानी परिभाषा उदाहरण के रूप में साहित्य रचना नहीं करता। रीति इन्हें सिद्ध है। रीतिमुक्त टाइटल को समझने के लिए आपको दो बातें समझनी हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे रीतिबद्ध रचनाकारों की तरह, न लक्षण ग्रंथों का ध्यान रखा रीति सिद्ध रचनाकारों की तरह। रीति से मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद शब्द की भी आप दो तरह से व्याख्या करेंगे जब करेंगे यहाँ पे कि स्वच्छंद। जब हम लोग इनको स्वच्छंद धारा में देखें तो हिंदी साहित्य में 3 जगह स्वच्छंद शब्द आता है। सूफी प्रेमाख्यान में, रीतिमुक्त काव्य धारा में और छायावाद के पहले। इस स्वच्छंद शब्द को जब आप तोड़ के रखेंगे तो स्वच्छंद खुद के छंद की बात करते हैं, इस तरह की भी बात आएगी। प्रेम की पीर की व्यंजना को सूफी प्रेमाख्यान से जोड़ के हम लोग देखेंगे। घनानंद ठाकुर, आलम बोधा इस तरह के रचनाकार हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियों में दरबारी संस्कृति को अच्छे से ध्यान में रखना है। चमत्कृत करने की प्रवृत्ति रही, अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा हुआ। नायिका स्व किया पर किया, यानी जब आप अपनी नायिका का वर्णन करते हैं तो स्व किया, इसका संबंध स्व किया वर्णन का संबंध रीति मुक्त से रहेगा। पर किया आमतौर पर दरबारी संस्कृति के नायिका वर्णन में आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति चित्रण, आलंबन, उद्दीपन दोनों रूप में हुआ। कुछ एक रचनाकार ऐसे थे जो प्रकृति के आलंबन चित्रण के कारण चर्चित रहे। शुद्ध साहित्य है, किसी भी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित नहीं है। साहित्य की भाषा ब्रज भाषा है। दरबारी संस्कृति में
रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध में अरबी फारसी प्रभाव देखा जाएगा। रीतिमुक्त काव्य धारा की ब्रज पर सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कारण अरबी फारसी प्रभाव देखा जाएगा। मुक्तक रचनाओं का दौर रहा। कुछ एक प्रबंध रचनाएं लिखी गई जो आदिकाल की वीर गाथा पद्धति का अनुसरण करती हैं। रीतिकाल का जब आप परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो प्रवृत्तियां देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, विश्लेषण करें, प्रमुख कवि क्यों पूछा जाए, उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय याद हो, उनके आधार ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी हो, उद्धरण यानी कोटेशंस जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हों, उनके सैद्धांतिक सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हों, पंक्तियाँ रचनाकार आपको आते हों। इस तरह से आप लोग रीतिकाल के एक बार विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। फिर हम लोग विस्तृत चर्चा रीतिकाल के बारे में करेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको लंबे समय तक किस तरह से याद रखना है। बात कर रहे थे हम लोग रीतिकाल के साहित्य की विशद चर्चा की। व्हाइट बोर्ड पर आपने समझा साहित्य का वर्गीकरण। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि में जब भिखारीदास के कथन को लिया जाता है, आगे के सुकवि रीझे हैं तो कविताई, न तो राधा कनाई के सुमिरन को बहानो है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को रीतिकाल की पृष्ठभूमि में देखा जाए, सूरदास के साहित्य लहरी में जब दृष्टकूट पदों की बात हुई, वहाँ लक्षण ग्रंथ के प्रारंभिक बीज देखे गए। डॉक्टर नगेंद्र कृपाराम के हित तरंगिणी को लक्षण ग्रंथ परंपरा में पहली रचना मानते हैं। नंददास की रसमंजरी को भी आगे जाकर लक्षण ग्रंथों के आधार ग्रंथों के रूप में देखा जाता है। भले ही नंददास की रसमंजरी भानुदत्त की रसमंजरी का छाया लक्षण ग्रंथ ही माना जाए। जब हम लोग बात कर रहे थे कि रीतिकाल के कवियों के व्यक्तित्व की, तो रामचंद्र शुक्ल इन्हें कवि ही कहते हैं। मूलतः कवि कर्म ही इनके उद्देश्य के रूप में देखा गया। लेकिन जब बात आई कि आचार्य कौन, संस्कृत में आचार्य उन व्यक्तित्व को कहते थे जो मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। वे परिभाषा तो स्वयं देते थे, लेकिन उदाहरण के लिए किसी कवि पर निर्भर रहते थे। रीतिकाल का कवि आचार्यत्व और कवि कर्म दोनों का पालन कर रहा है। भले ही उनका अनुकरण संस्कृत काव्य शास्त्र का अपूर्ण हो, तार्किक न हो, असंबद्ध हो, लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बाद भी लक्षण ग्रंथ परंपरा संस्कृत के काव्य शास्त्र को दरबारी संस्कृति में और दरबारी लोगों को सहजता के साथ समझाने का इन्होंने काम किया। तो निष्कर्ष के रूप में हम दो मत पे पहुंचते हैं। एक तो रामचंद्र शुक्ल जो इन्हें मूल रूप से कवि कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत अच्छे से व्यक्तित्व के रूप में इनको देखा, इन्हें कवि शिक्षक आचार्य कहा। तो जब आप सैद्धांतिक सवाल करते हैं तो बहुत अच्छे से रीतिकाल का लक्षण ग्रंथ परंपरा का जो साहित्य है संस्कृत के उपजीव्य ग्रंथों के रूप में देखा जाए। संस्कृत के उपजीव्य ग्रंथ जो काव्य प्रकाश, मम्मटका, भानुदत्त की रसमंजरी, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित और जयदेव का चंद्रालोक, इस परंपरा को जब आगे बढ़ा के हम लोग देखते हैं तो बात आई मुख्य रूप से अलंकार ग्रंथ लक्षण ग्रंथों में ज़्यादा लिखे गए। छंद ग्रंथों की भी बात हुई। रस संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। रस में भी विशेष रूप से श्रृंगार, नायक नायिका भेद पर ज़्यादा चर्चाएं हुई। रीतिबद्ध साहित्यकार के रूप में जब हम लोग परंपरा की बात करें, केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य तो कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और विद्यार्थी गलत करते हैं। परंपरा चिंतामणि से शुरू मानी जाती है। परंपरा का सवाल जब आप लोग ध्यान में रखते हुए करें, परंपरा का मतलब है उस तरह की प्रवृत्ति का लगातार फिर प्रचलन में आना। चिंतामणि की रचनाओं में कवि कुल कल्पत्रु, रसविलास, जब मतीराम की बात करेंगे तो रसराज और ललित ललाम, आगे जाके आप देव के भावविलास, भवानी विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन भी नाम है इसका, इन सभी ग्रंथों की बात करते हुए केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, आगे जाकर जब हम लोग भिखारीदास के काव्य निर्णय की बात करते हैं, इस तरह से बहुत सी रचनाएं, उनका परिचय आपको देखना होता है। सामान्य रूप से संस्कृत के लक्षण ग्रंथ कि किस रचना से ये रचनाएं प्रभावित रही, इनकी विषय वस्तु क्या, इनके अध्याय कितने, इस तरह के सवाल आपको लगातार पूछे गए। जब आप लोग नेट जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर एक सामान्य सी बात आती है, रीतिकाल के इन लक्षण ग्रंथों को आप रोज़ाना तब तक पढ़ें जब तक कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो जाता कि जब हम पढ़ें तो कौन सी रचनाकार की कौन सी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके संबंधित ग्रंथ कौन से हैं, विषय वस्तु संबंधी जानकारी आपको होनी चाहिए। रीतिसिद्ध में बिहारी का नाम लिया जाता है, तो बिहारी का एक सामान्य सवाल है, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। अब प्रतिनिधि कवि का सवाल करते समय आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, विवेचित जो साहित्य का कालखंड है उसकी सभी प्रवृत्तियां उस कवि विशेष में होनी चाहिए।
अब विवेचित कालखंड रीतिकाल, दरबारी संस्कृति का काव्य, लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की जानकारी का उपयोग, मुक्तक रचना, चमत्कृत करने की प्रवृत्ति, आजीविका के साधन के रूप में कवि कर्म करना, ये सारी प्रवृत्तियां आपको बिहारी में मिलेंगी। तो बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, तो रीतिकाल के साहित्य की लगभग सभी प्रवृत्तियां बिहारी में देखी जा सकती हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा में घनानंद ठाकुर, आलम बोधा सबसे पहले विवेचन करते समय, विश्लेषणात्मक सवाल, सैद्धांतिक सवाल करते समय रीतिमुक्त काव्य धारा को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा से जोड़ के देखें, प्रेम की पीर की व्यंजना को जोड़ के देखें। अरबी फारसी प्रभाव सूफी प्रेमाख्यान से प्रभावित होने के कारण इनमें आएगा। जब हम लोगों ने श्वेतपट का मूल्यांकन किया था रीतिकाल के साहित्य के रूप में, तो उस समय एक बात बताई थी आपको कि रीतिकाल में दरबारी संस्कृति का संबंध जब रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध से आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर नायिका भेद वर्णन जो है परकीय है, रीतिमुक्त काव्य धारा में नायिका वर्णन जो है स्वकीय है। अनुभूति की बात करें तो एक सामान्य रूप से विरह का जब वर्णन होता है तो पाठक जो है वह सहृदय पाठक भावुक होना चाहिए। उस समय विरह वर्णन जो है श्रेष्ठ माना जाता है, न कि विरह वर्णन चमत्कृत करने वाला हो। आगे जाके जब हम लोग घनानंद ठाकुर, आलम बोधा, प्राय विद्यार्थी घनानंद पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसा न करें। कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों को लगता है कि घनानंद की हैं जबकि आलम ठाकुर, बोधा की हों। इस तरह के परिचयात्मक पढ़ते समय आप बहुत अच्छे से। एक समस्या और आती है, रचनाओं के शीर्षक लगभग एक जैसे मिलते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कल्पत्रु, इश्क नामा, इश्क लता। प्रश्न पत्र निर्माता वही अच्छा है जो कन्फ्यूज़न से क्वेश्चन पूछे, विद्यार्थी कंफ्यूज हो, वही विद्यार्थी उसे राइट करे जिसने बहुत नियमित और बहुत धैर्य से अध्ययन किया हो। फिर आगे जाके भूषण विशिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वीर रस के एक विशिष्ट कवि हैं, जबकि श्रृंगार परक खूब रचनाएं लिखी जा रही थी। गिरधर कविराय इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अन्योक्ति परक साहित्य लिखा, नीति परक साहित्य लिखा, वृंद वृंद सत्सई के कारण। इस तरह से आप रीतिकाल के समग्र साहित्य को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीति इतर साहित्य के रूप में देख सकते हैं। रीतिकाल के कौन से कवि प्रमुख होते हैं, कौन से कवि पे क्यों सवाल बनाए जाए, प्रश्न पत्र निर्माता इन सब प्रश्नों से परेशान होते हैं, साथ ही विद्यार्थी को भी होना चाहिए। तो रीतिकाल का पहला सवाल रीतिकाल के नामकरण का। रीतिकाल क्यों कहा गया? अलंकार काल या अलंकृत काल क्यों कहा गया? श्रृंगार काल क्यों कहा गया? कला काल क्यों कहा गया? इसके सैद्धांतिक सवाल आपको तैयार करने हैं। चिंतामणि के रसविलास का कविकुल कल्पत्रु का परिचय, विशेष रूप से विषय वस्तु। लक्षण ग्रंथ किन ग्रंथों के आधार पर लिखा गया, उसके अध्याय कितने, विषय वस्तु कौन कौन सी, ये आपको देखने होते हैं। आगे जाके कुछ एक कवि विशेष होते हैं कि सेनापति पे अभी संस्कृत विभाग के परीक्षा में आपसे पूछा गया और उसमें कथन कारण के सवालों में विश्लेषण में था। सेनापति विशेष हैं रीतिकाल के कवियों में क्योंकि उनका प्रकृति चित्रण आलम्बन शैली में हुआ। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रहे, हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में होता है, यानी विषय वस्तु प्रमुख होती है। जब प्रकृति को ही मुख्य विषय वस्तु बनाया जाए तो प्रकृति का आलम्बन शैली में चित्रण कहलाता है। जब आगे बात आई मतीराम की और पद्माकर की, ये भाषा की प्रवाहमयता के कवि के रूप में देखे जाते हैं। जबकि रीतिकाल का साहित्य चमत्कृत करने वाला है तो उस समय हम लोग पद्माकर और मतीराम को भाषा के प्रवाह के विशिष्ट कवि के रूप में देख सकते हैं। पद्माकर का एक कंपैरिजन और आपसे पूछा जाता है भूषण के संदर्भ में कि भूषण ने वीर रस का वर्णन किया, लेकिन वीर रस के वर्णन में भूषण की साहित्य की भाषा कहीं व्यवस्थित नहीं रह पाई। पद्माकर व्यवस्थित भाषा वीर रस में प्रयोग करते हैं, इसलिए वे विशिष्ट हैं। इस तरह की बहुत सी बातें आप लोगों का हिंदी साहित्य पढ़ते समय रीतिकाल विशेष के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। रीतिकाल पढ़ते समय कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे रीतिकाल में उद्धरण कैसे पूछे जाएं। तो रीतिकाल के उद्धरण में पहले रीति शब्द को लेकर चिंतामणि, भूषण, देव परिभाषा देते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ें। काव्य शास्त्र में भी इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बिहारी विशेष में बिहारी की जब समास शक्ति के बारे में गागर में सागर भरने की बात है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से रीतिकाल के विशिष्ट सवाल हैं कि रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियां जो हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है। इसमें विशेष रूप से रीतिकाल में अनुभाव की पंक्तियों का साहित्य माना जाता है, जो पहली बार आपके आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। जैसे बिहारी की जब पंक्ति आए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और उसकी अगली पंक्ति पूरी की पूरी अनुभाव की पंक्ति है। काव्य शास्त्र पढ़ते समय हम इस तकनीकी शब्द का चर्चा में प्रयोग करेंगे। अनुभाव विशेष रूप से आश्रय की प्रतिक्रिया होता है। तो सोहनी करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए, ये पूरी पंक्ति अनुभाव की पंक्ति है। रीतिकाल अनुभाव की पंक्तियों के लिए भी विशिष्ट रहता है। प्रकृति चित्रण में 4 पंक्तियां हमेशा जो आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें सेनापति का सावन का वर्णन पूछा जाता है, पद्माकर का फाल्गुन का वर्णन पूछा जाता है,
और इस तरह से घनानंद आदि में भी प्रकृति चित्रण के 2-3 उदाहरण जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं, आप उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। आलोचनात्मक कथन में घनानंद पे ब्रजनाथ का कथन जो कि काव्यात्मक आलोचना है, लगातार पूछा जाता है। नहीं ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। 2 छंद हैं, अच्छे से आप उसको तैयार करें, क्योंकि कई बार इन छंदों को सीधा ही पूछ लिया जाता है प्रारंभिक दौर पर, और आज आलोचना के विश्लेषण के रूप में घनानंद का मूल्यांकन करते समय ब्रजनाथ के इन छंदों को महत्व दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल का जब आप अध्ययन करें तो उसमें विशेष रूप से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और आपकी नेट की परीक्षा में जो उद्धरण पूछे जाते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए कि घनानंद ब्रज भाषा के एक ऐसे कवि हैं, प्रेम मार्ग का धीर पथिक जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इस तरह से आप बहुत अच्छे से पढ़ें। किसी कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति वाला जो शुक्ल जी का कथन बिहारी के लिए, उसको अच्छे से पढ़ें। बिहारी के यहाँ पर लगभग हिंदी के प्रसिद्ध अलंकारों के उदाहरण आपको मिल जाते हैं। फिर वापस वही जो आदिकाल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको पंक्ति दी जाए और आपको प्रवृत्ति आए, तो पंक्ति और प्रवृत्ति के सवाल अभी पिछले काफ़ी समय से पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से, जैसे बिहारी सतसई के छंदों की संख्या 713 है। ये डिसाइड जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर में किया गया। बिहारी को दोहा छंद सिद्ध था। इस तरह की बातें आप लोगों का आए। वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आदिकाल भक्तिकाल में हमने एक बात कही थी आपसे, जब भी मुक्तक रचनाओं की बात आए, उपदेशात्मक रचनाओं की बात आए, नीतिपरक रचनाओं की बात आए, तो मुक्तक, काव्य रूप और दोहा छंद। आदिकाल के, भक्तिकाल के और रीतिकाल के साहित्य के जब आप तुलनात्मक विश्लेषण की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों। पहले दोहा छंद नीतिपरक रचनाओं के रूप में था, अच्छे से सुनिएगा, लेकिन रीतिकाल में आकर श्रृंगार की मुक्तक रचनाओं के रूप में भी दोहा छंद का प्रयोग होने लगा। ये एक इतना विशिष्ट सैद्धांतिक सवाल है जिसमें कई बार विद्यार्थी उलझ जाते हैं। आदिकाल भक्तिकाल में विशेष रूप से श्रृंगार प्रबंध की विषय वस्तु रहा है, लेकिन रीतिकाल में श्रृंगार मुक्तक रचना की विषय वस्तु बना और उसमें दोहा छंद का प्रयोग जमकर किया गया। अवकाश नहीं था दरबारी संस्कृति में सुनने का, मुक्तक रचनाओं का चलन इसी कारण से हुआ। अशर्फी प्राप्ति की अभिलाषा या धन प्राप्ति कवि कर्म के प्रयोजन के रूप में देखे गए। कितना ही कह लीजिए, लेकिन आलोचना करने के बाद भी रीतिकाल का साहित्य विशिष्ट है। उस विशिष्टता में सबसे बड़ी बात, किसी भी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित नहीं है। मुक्तक रचना का चाव, श्रवण का और सृजन का इतने लंबे समय तक चला कि आधुनिक काल में भी रीतिकाल एक देन देके जाता है, वह है मुक्तक रचनाओं का संकलन। अंतिम सीमा में रीतिकाल में जब कालिदास हजारा, जो कि रीतिकाल के हैं, मुक्तकों के संकलन की रचना के रूप में भारतेंदु जी की सुंदरी तिलक रचना को भी देखा जाता है। तो आधुनिक काल में जब हम लोग बात करते हैं, तो आधुनिक काल का पहला युग जब भारतेंदु युग पढ़ेंगे और रीतिकाल को पृष्ठभूमि के रूप में देखेंगे, तो मुक्तक रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग और लक्षण ग्रंथों का प्रभाव हिंदी साहित्य पे लंबे समय तक रहेगा। जब कोटेशन की बात आई तो विशेष रूप से घनानंद पे कोटेशन, आलम ठाकुर बोधा पे प्रश्न, इश्क नामा, इश्क लता, अलग अलग रचनाकार की रचनाएं हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रीतिकाल पढ़ते समय विशेष रूप से आप लगातार पढ़ें लक्षण ग्रंथों और रचनाकारों को, उनकी विषय वस्तु को। अध्याय, विषय वस्तु, रस संबंधी रचना है, अलंकार संबंधी रचना है, श्रृंगार, नायिका भेद की रचना है। तो इस तरह से सवाल आपको लगातार पूछे जाते हैं। नेट की परीक्षाओं में लगातार एक जो सवाल आपसे रीतिकाल नामकरण का, कवि व्यक्तित्व का लगातार पूछा जाता है, तो उसको आप बहुत अच्छे से करें। रीतिकाल पढ़ते समय विशेष रूप से आप लोग डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छे से विश्लेषण वहाँ पे किया हुआ है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। इस तरह से आप रीतिकाल का अध्ययन करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, तो इस तरह का वीडियो जो है आपके यूट्यूब चैनल पर है, उसे ज़रूर देखें। एक सुझाव बहुत अच्छा था कि हम प्रश्न पत्र अटेंड कैसे करें, तो ये बात बाद की, अभी खूब दम लगा के तैयारी करें। जब प्रश्न पत्र आप देने जाएंगे उस समय हम इस तरह की बात करेंगे, और वो मजाक के रूप में आपको कहा ही जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की तैयारी करते समय आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि 4 विकल्प में से ही आपको एक सही विकल्प चुनना है। और प्रश्न पत्र करते समय विशेष रूप से आप सबसे पहले उन विकल्पों को हटा लें जो आपको लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, और फिर आप सही विकल्प तक जाएं। एक नियमित अध्ययन करने वाला विद्यार्थी प्रायः 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें तुरंत ही हटा लेता है। प्रश्न पत्र की प्रकृति, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की हम लोग बात करें
तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न में नहीं है आया। जब प्रश्न की शैली में नहीं है तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, हो सकता है वो 4-5 प्रश्न के बाद है जैसा प्रश्न यानी सकारात्मक प्रश्न पूछ ले। बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ें। अब वह ज़माना गया कि आप फैक्ट के पीछे दौड़ते थे, फैक्ट याद करते थे, फैक्ट के सवाल आते थे, ऐसा अब नहीं है। अब प्रश्न पत्र विश्लेषणात्मक और नियमित और लंबी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए होता है, इसलिए लगातार मेहनत करें। मैं NK यादव, पथ सफलता से।